हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 रेडियो एफएम हेलो हल्द्वानी, बदलते शहर की धड़कन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विकास जोशी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आते हैं किसी एक नए विषय के साथ, किसी एक नई जानकारी के साथ, और आपका ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करते हैं। मैं विकास जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में सहायक प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, और आज मेरे साथ रेडियो रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद हैं डॉक्टर जितेश जोशी, जो कि इतिहास विभाग में ही सहायक प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास पर एक सीरीज, जिसमें आज जो पहला लेक्चर हमारा होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर है। तो इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और हमारे साथ आज डॉक्टर जितेश जोशी हैं। उनसे बड़े विस्तार से हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, आज से कोई 3000 ईसा पूर्व भारतीय भूमि पर मौजूद थी, जिसका त्रिभुजाकार आकार, जो कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी और अपने आकार में त्रिभुजाकार थी। तो इसी मुद्दे पर हम आगे डॉक्टर जितेश जोशी से बात करेंगे। तो सबसे पहले जितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जानकारी साझा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जितेश जी। तो जितेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि वह क्या कारण थे कि इतने समय पहले जो है इतनी बड़ी और संगठित नगर जो है भारतीय भूमि पर देखे जाते हैं? क्या आप इनके शहरी संगठन के बारे में हमें कुछ बताएंगे? जरूर जरूर। जैसा कि आपने बोला कि सिंधु घाटी के नगर बहुत ही व्यवस्थित थे। सीधी और चौड़ी सड़कों का नेटवर्क, घरों के बीच गली मोहल्लों की स्पष्ट व्यवस्था यहाँ हमें देखने को मिलती है। ईंट से बने घरों का जाल हमें यहाँ देखने को मिलता है। यह सब दिखाता है कि उनके पास नगर योजना का भी एक बहुत ही अच्छा मॉडल था। इसके अलावा आपने देखा है कि पानी की आपूर्ति हो, नालियों का नेटवर्क हो, कूड़े का निपटान हो, इस सब को लेकर एक बहुत ही संगठित और व्यवस्थित योजना हमें उस नगर में देखने को मिलती है। अरे वाह! तो यानी कि यह सभ्यता सिर्फ बड़े घरों और सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं थी, उनकी कृषि और आर्थिक गतिविधियां भी विकसित थी। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही सी बात है। अगर आपको बड़े नगर, जो कि जहाँ पे एक परजीवी जनसंख्या रहती है जो अपना अनाज खुद नहीं उत्पादन करती है, उसके पीछे एक वास्तविक और एक बहुत ही गहन कृषि का आधार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखा भी हुआ कि वहाँ हमें अनाज रखने के बहुत बड़े कुठार या अनाज के भंडार मिलते हैं जी। या उनके प्रमाण मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी नगरीय सभ्यता बिना किसी कृषि के आधार के नहीं खड़ी हो सकती है। तो ये जाहिर सी बात है, एक कृषि का आधार वहाँ रहा होगा। जी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चना, इन सब फसलों को उगाते थे। बिल्कुल, वे गेहूँ, जौ, चने और विभिन्न फलों की खेती करते थे। पशुपालन भी करते थे और उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत व्यापक थी। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मोहरें, धातु के उपकरण, यह सब न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि मेसोपोटामिया तक भी व्यापार के लिए भेजे जाते थे। जी, और मैंने एक जितेश जी और चीज सुनी है, जो कपास का उत्पादन था वो भी पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा ही किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। कपास के सबसे पहले प्रामाणिक स्रोत हमें यहाँ मिलते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मेहरगढ़ के बाद के स्तरों में भी हमें शुरुआती तौर पर कपास देखने को मिला है। लेकिन वास्तविक तौर पर कपास की जो खेती हुई थी, वो हड़प्पा सभ्यता में ही पनप रही थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जितेश जी। जितेश जी, मेरा अगला सवाल है सिंधु सभ्यता की लिपि को लेकर, जिसको अक्सर हम वेस्टोफैद्रन लिपि भी कह देते हैं, जो चित्राकार लिपि थी उनकी। तो आप कुछ इस बारे में भी बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को? बिल्कुल बिल्कुल। हड़प्पा लिपि आज भी पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकती है। इस लिपि में कुछ प्रतीक मिले हैं, लेकिन उनका पूर्ण अर्थ अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कई इतिहासकारों ने इस पर काम किया है, लेकिन वे इसे डिसाइफर नहीं कर पाए, इसके अर्थ नहीं निकाल सके हैं। और जाहिर सी बात है, इस लिपि के लगभग हमें 400 के आसपास टोटल साइन मिलते हैं। लेकिन ये कुछ बहुत 64 के आसपास जो शब्द बेसिक पढ़ने की साइंस हैं। जी। तो जैसे आपने बोला, ये चित्रात्मक किस्म की लिपि है, तो जैसे मछली के साइन या बैल के साइन, इसमें हमें थोड़ा आकार को घुमा फिरा कर हमें देखने को मिलते हैं। जी। लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस सभ्यता के कई पहलू आज तक हमसे दूर रहे हैं और कई मुद्दे अनसुलझे रहे हैं। जी, संभवतः मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इनका अभिलेखी साक्ष्य मिला है वो 16 अक्षरों का, 16 चिन्हों का मिला है संभवतः। क्या मैं सही हूँ? हाँ, शायद आप धौलावीरा के जी जी जी, फलक की बात कर रहे हैं, जिसपे ये सबसे बड़ा। उसी की बात कर रहे हैं। चलिए जितेश जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप हमें कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के या फिर हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना के बारे में कुछ बताइए। क्या वहाँ कोई
जैसे जो वहाँ हम खुदाई में देखते हैं बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, दुर्ग जो उनके मिले हैं वो पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग में बटे हुए हैं शहर, और कई शहरों में जो है अलग से घेराबंदी करके उनको अलग किया गया है। थोड़ा उनकी सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इसे। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े महल और अत्यधिक भव्य मकानों के अवशेष बहुत नहीं मिले हैं, लेकिन एक तरह का विभाजन जो हमें देखने को मिलता है सामान्य तौर पर, पश्चिम में एक हमें गढ़ी देखने को मिलती है और पूरब की तरफ हमें बड़ा नगर देखने को मिलता है, जो बिना दुर्ग का नगर देखने को मिलता है। जी, उसमें कुछ अपवाद भी हम देखते हैं, जैसे धौलावीरा धौलावीरा स्तरों में बिल्कुल तीन बटा हुआ उसमें है। बटा हुआ है, उसमें एक मध्यमा नगर भी मौजूद है। इसी तरह कई जगह लोथल में एक ही शहर, एक ही हिस्सा दो भागों में बटा हुआ है। तो इस तरह से हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और लेकिन मोटे तौर पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ किसी प्रकार का एक सामाजिक विभाजन मौजूद रहा होगा, जहाँ कुछ लोग एक अभिजातीय श्रेणी के स्थानों में रहते होंगे और दूसरे लोग मजदूरी, जैसे हम हड़प्पा में मजदूरों के आवासों को देखते हैं जो कि अन्नागार के पास हमें देखने को मिले। जी। तो एक प्रकार का सामाजिक विभाजन वहाँ मौजूद था। और जाहिर सी बात है, व्यापारी लोग वहाँ बहुत प्रबल रहे होंगे, उनका सामाजिक रुतबा जो है काफ़ी ऊंचा रहा होगा। जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो इतिहासकार कहते हैं कि एक व्यापारी तबका सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा संचालन कर रहा हो, वो सत्य हो सकता है। हाँ, ये संभावना है। जी। जितेश जी, अब आप हमें आगे ये बताइए कि ये सभ्यता वो कौन से कारण थे या वो कैसी परिस्थितियां थी जिस कारण ये सभ्यता जो है एकदम गर्त के आवास में खो गई। वो और इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी नगरीय सभ्यता होने, इतनी उन्नत अवस्था में नगरीय सभ्यता होने के बावजूद जो है अगला जो द्वितीय नगरीकरण का दौर भारत में आया, उसमें 1000 से 1500 साल का अंतर हम देखते हैं। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद फिर बुद्ध काल में आके दोबारा नगरीय सभ्यता को दोबारा जन्म लेती है। तो इसके पतन के क्या महत्वपूर्ण कारण रहे होंगे, या आपको क्या लगता है, कुछ इस बारे में जानकारी दीजिए। बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग कयास लगाए हैं कि किस तरह से सभ्यता का पतन हुआ होगा। हम देखते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास हमें इस तरह के नगर बिल्कुल मिलना बंद हो जाते हैं, जहाँ की हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के अवशेष मिलते हों। तो जाहिर सी बात है, किसी तरह से जो एक सभ्यता का ताना बाना था वो अब पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका था और उसके नगरीय स्वरूप में गिरावट आ चुकी थी। कुछ इतिहासकारों का, खासकर मोहनजोदड़ो के विषय में मानना है कि सिंधु नदी की बाढ़ के कारण उसका पतन हुआ होगा। कुछ लेकिन अग्निकांड के भी साक्ष्य हाँ, कुछ लेकिन एक ही इतिहासकार कारण बताते को हैं। पूरी इतनी विशाल सभ्यता के लिए हम आरोपित नहीं कर सकते हैं। तो कई लोगों ने बताया कि ये संसाधनों का अत्यधिक दोहन था, कुछ लोग इसे सूखा बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बाहरी आक्रमण थे जिसको आर्यों के आक्रमण के तौर पर मार्टिमर और चिन्हित किया व्हीलर गया ने है। संभवतः ये परिकल्पना जी दी है कि बिल्कुल, बाह्य आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उसके प्रूफ में जो वो साक्ष्य हाँ देते हैं, घाव उसमें कुछ विवाद भी है। हाँ, वो S37 का जो कब्रगाह है उसके बारे में जिक्र करते हैं, या जो लाशें वहाँ बिखरी थी उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई एकमात्र कारण नहीं रहा होगा जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ बहुत से होगा। कारण हो सकते हैं, उनका एक समुचित परिणाम था। बिल्कुल। और मुझे लगता है और कि हाल मौसम के परिवर्तन, एक हाल के जो शोध बता रहे हैं उसमें मौसम परिवर्तन को, जलवायु परिवर्तन को इसका एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है खत्म होने का। क्योंकि बिल्कुल कोई भी सभ्यता जो जन्म लेती है वह एकदम खत्म नहीं हो सकती। धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन जी के जी। कारण जो है लोगों ने वो आवास छोड़े होंगे, शहर छोड़ा होगा, और धीरे धीरे वो सभ्यता हम्म, अपने मूल से जो है नष्ट होती हुई किनारों पर पहुंच गई होगी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। हाल के समय में इतिहासकारों का ये भी कहना है कि सभ्यता पूरी तरह से पतन की ओर नहीं बढ़ी, बल्कि अलग अलग रूपों में उसका रूपांतरण हुआ और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में उसने नए तरह के आकार लिए। जी, ये इतिहासकार फेयर सर्विस का इस पर बड़ा विशद अध्ययन है और उन्होंने इसकी पूरी जी जानकारी दी है। बिल्कुल। तो अगर हमारे किसी श्रोता को इस बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए तो वो फेयर सर्विस को भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर जितेश जी, समय की अपनी सीमा है और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपने इतने कम समय में हमें दी। आपका समय बहुत कीमती है, आपने हमें समय दिया। और जाते जाते मैं एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी विरासत क्या है? अगर वर्तमान समय में हम देखें इसकी विरासत क्या है, ये हमें क्या सिखलाती है? यह सभ्यता हमें यह याद दिलाती है कि हमारे इतिहास में कितनी उन्नत और समृद्ध संस्कृति रही है, और उनके शहरी नियोजन, सामाजिक संगठन, व्यापारिक कौशल आज भी हमारे लिए प्रेरणा के जी स्रोत जी बने जी, हुए हैं। जैसे व्यापारिक कौशल में हम देखते हैं कि उस वक्त के लोग जो है 16 बाट का इस्तेमाल करना सीख गए थे। तो वो मापतौल की पद्धति हम आज भी देखते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसा ही हम धर्म के क्षेत्र में भी जो उनके संस्कार हैं, लिंग पूजा, प्रकृति पूजा, वो सब कहीं ना कहीं आज भारतीय समाज में आज भी देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर किसी अन्य एपिसोड में मिलेंगे, किसी एक नई जानकारी के साथ या किसी एक अन्य महान नगरों और उनकी सभ्यताओं के बारे में बात करने के लिए।
तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।